तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एक कॉलोनी से, जहाँ देर रात बीत चुकी होती है और सड़क पर एक अकेला इंसान किसी का घर ढूंढ रहा होता है। इस व्यक्ति की अलग बात ये होती है कि ये एक ब्लैक पर्सन है और इसी कारण ये थोड़ा घबराया भी होता है, क्योंकि जिस जगह से वो गुजर रहा होता है वहाँ वाइट लोग रहते हैं। एनीवे, इस व्यक्ति के पास से एक सफ़ेद कार गुजर जाती है और थोड़ा आगे जाते ही रुक जाती है। ये व्यक्ति अपनी जान की सलामती चाहते हुए उल्टे पैर भागने लगता है, पर तभी एक अनजान शख्स जो कि सफ़ेद कार से ही निकलता है इस व्यक्ति पर हमला कर देता है। अब आते हैं दूसरी जगह, जो कि एक सिटी है। यहाँ पर हम मिलते हैं क्रिस और रोज से, जो कि एक कपल है और लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं। क्रिस रोज को करीब 5 महीनों से डेट कर रहा होता है। आज क्रिस थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि रोज, जो कि उसकी वाइट गर्लफ्रेंड है, वो चाहती है कि क्रिस उसके साथ उसके घर चले और उसके पेरेंट्स से मिले। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होती है कि रोज ने तो अपने घर वालों को कुछ बताया ही नहीं होता कि उसका नया बॉयफ्रेंड एक ब्लैक पर्सन है। क्रिस के डरने का कारण यह भी होता है कि रॉस के पेरेंट्स कैसा रिएक्ट करेंगे जब वो ये देखेंगे कि उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड का कलर कैसा है। एनीवे, ये दोनों निकल जाते हैं और रास्ते में हमें पता चलता है कि क्रिस सिगरेट पीने का आदी है। ऐसे ही बातें करते करते इनकी कार के सामने एक जानवर आ जाता है और बड़ा ही घायल हो जाता है। इस एक्सीडेंट के कारण उस एरिया की पुलिस को भी बुलाना पड़ता है और अब ये पुलिस ऑफिसर रोज़ की पूछताछ कम ही करता है और वो क्रिस से उसका ड्राइविंग लाइसेंस तक मांगने लगता है, जबकि कार तो रोज़ चला रही होती है। यहाँ पर हमें ये शो करवाया जा रहा है कि ब्लैक पर्सन पर वाइट लोग भरोसा नहीं करते। हर जगह हर कोई उन्हें शक की निगाहों से ही देखता है। पुलिस ऑफिसर की ये हरकत रोज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे अच्छा खासा सुना देती है। इसके बाद ये दोनों घर पहुँच ही जाते हैं। रॉस के पेरेंट्स डीन और मिसी देखने में और बात करने में एकदम नॉर्मल लगते हैं। डीन एक न्यूरोसर्जन है और मिसी एक हिप्नोथेरेपिस्ट है। क्रिस से ये दोनों बड़े ही अच्छे से मिलते हैं। जैसा क्रिस अपने मन में सोचे जा रहा था कि रॉस के पेरेंट्स उसके साथ बुरा बिहेवियर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डीन अपने साथ क्रिस को घर दिखा रहा होता है और साथ ही साथ अपने ट्रैवलिंग के किस्से भी सुना रहा होता है। इसी के बीच क्रिस की नज़र दो लोगों पर पड़ती है, जॉर्जियाना और वॉल्टर। ये दोनों इस घर के नौकर हैं। क्रिस इन्हें देखने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। डीन क्रिस का ये बिहेवियर नोटिस करते हुए उसे बताता है कि जॉर्जियाना और वॉल्टर उसके माता पिता की देख रेख के लिए रखे गए थे, पर उनके जाने के बाद डीन ने इन दोनों को हमेशा के लिए ही काम पर रख लिया होता है। क्रिस ये जानकर काफ़ी इम्प्रेस होता है कि एक वाइट फैमिली के लोग दो गरीब ब्लैक लोगों के बारे में इतना सोच रहे होते हैं। एनीवे, बात करते करते रात हो जाती है और डिनर टेबल पर एक नया इंसान और जुड़ जाता है, जो कि रोज़ का भाई जेरेमी होता है। वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा होता है और ज़्यादातर वीकेंड्स पर ही घर आता है। जेरेमी का बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है। वो क्रिस से सिर्फ मार पिटाई की ही बात करता है, जिससे पूरा माहौल ही ख़राब लगने लगता है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस रात को गार्डन में जाता है और सिगरेट पीता है, पर तभी उसके सामने एक इंसान बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आ रहा होता है। क्रिस ये देखकर घबरा जाता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि ये तो ग्राउंड कीपर वॉल्टर है, जो कि अपनी रात की एक्सरसाइज कर रहा होता है। एनीवे, क्रिस वापस अपने रूम में जा रहा होता है कि मिसी उसे देख लेती है और अपने सामने ही बिठा लेती है। मिसी को पता है कि क्रिस बाहर सिगरेट पीने ही गया था और इसी कारण वो क्रिस से कहती है कि वो अपनी थेरेपी से उसकी सिगरेट पीने की आदत बंद करवा सकती है, पर क्रिस थेरेपी के लिए मना कर देता है। पर मिसी बातों बातों में उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है। क्रिस एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसे मिसी ने नाम दिया है द संकन प्लेस। खैर, आगे हम देखते हैं कि क्रिस की आंखें उसके बेड पर ही खुलती है और उसे लगता है कि वो जो रात में जब वो उसके साथ जो भी हुआ था वो सपना था। क्रिस ये बात भी नोटिस करता है कि उसका मोबाइल किसी ने अनप्लग्ड कर रखा है। उसके बाद वो वॉल्टर से मिलता है, जो उसे कल रात के लिए सॉरी कहता है। यहीं पर क्रिस समझ जाता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा था, वो कल रात सच में बाहर आया था और उसे मिसी ने सच में हिप्नोटाइज किया था। ये सब बातें वो रोज से भी कहता है, पर रोज इन सब बातों को हंसी में उड़ा देती है। एनीवे, क्रिस अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखता है और उसे बहुत सी गाड़ियां घर की तरफ आती दिखाई देती है। क्रिस के पूछने पर रोज उसे बताती है कि आज के दिन हमारे घर पर एक छोटी सी गेट टुगेदर है, जिसमें फ्रेंड्स को बुलाया जाता है। क्रिस इन सारे वाइट लोगों को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। इस भीड़ के बीच क्रिस जा मिलता है लोगन से, जो कि एक ब्लैक है और वो अपने से 30 साल बड़ी औरत के साथ आया होता है। क्रिस जब उससे बात करता है तो वो बहुत अजीब तरीके से
ऐसा लग रहा होता है कि लोगन कोई मशीन हो, वो मशीन जैसे बात कर रहा होता है। पार्टी में जब कोई भी व्यक्ति क्रिस से मिलता है तब ये लोग क्रिस की बॉडी और उसके फिजिक की बहुत तारीफ करते हैं। इन सारे वाइट लोगों से घिरे होने के कारण क्रिस को घुटन सी होने लगती है। वो कुछ आगे बढ़ता है और एक जगह पहुंचता है जहाँ बहुत सी चेयर्स लगी होती है। इस जगह एक अकेला इंसान बैठा होता है जो देख नहीं सकता। क्रिस जब उससे बातचीत करता है तब वो पाता है कि ये इंसान एक फेमस आर्ट डीलर है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस अपने रूम की तरफ भीड़ से होता हुआ जा रहा होता है, पर जैसे ही क्रिस वहाँ से निकल जाता है तब ये सारे लोग आपस में बातें करना बंद कर क्रिस के रूम की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी ओर क्रिस जॉर्जियाना से मिलता है जो उससे माफ़ी मांगने आई होती है। वो कहती है कि उससे गलती से मोबाइल का प्लग निकल गया था, पर जब वो ये सब कह रही होती है तब उसकी हालत बहुत ही ख़राब लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। जॉर्जियाना को देखने पर से ही लगता है कि वो क्रिस से कुछ कहना चाह रही है, पर किसी वजह के कारण शब्द उसकी ज़ुबान पर आ ही नहीं रहे होते हैं। एनीवे, क्रिस वापस नीचे जाता है और वो फिर से लोगन से मिलता है जो कि सब कुछ बता रहा होता है। क्रिस इसी बीच लोगन की तस्वीर खींचने की सोचता है और वो मोबाइल का फ्लैश ऑन कर देता है। लोगन बोलते बोलते रुक जाता है और उसे कुछ होने लगता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो दौड़ता हुआ क्रिस के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, गेट आउट। लोगन ये शब्द बार बार दोहराता है। इससे क्रिस और भी घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर लोगन को लाया जाता है जो फिर से नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। वो क्रिस से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। डीन जो कि एक न्यूरोसर्जन है, वो सबको बताता है कि ये एक तरीके का मेंटल अटैक था और घबराने की कोई बात नहीं। क्रिस और रोज घर के पास बनी लेक पर होते हैं जहाँ क्रिस रोज से साफ साफ कह देता है कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा और वो अभी के अभी अपने घर जाना चाहता है। रोज उसे कन्विंस कर ही लेती है कि वो लोग कल चले जाएंगे, आज रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गार्डन के सभी लोग एक खेल खेल रहे होते हैं। इस गेम के हेड हैं डीन। और जैसे ही धीरे धीरे शाम होती जा रही होती है वैसे ही फिल्म का कैमरा भी फ्रेम को बड़ा कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि इस गेम का प्राइस और कुछ नहीं बल्कि क्रिस वॉशिंगटन है। गेम को वही अंधा व्यक्ति जीत जाता है जिसे थोड़ी देर पहले क्रिस बातें कर रहा था। अब क्रिस के साथ ये सब लोग क्या करने वाले हैं इसका पता बस चलने ही वाला है। क्रिस और रोज घर की तरफ जा रहे होते हैं और देखते हैं कि सभी बाहर से आए लोग वापस लौट रहे होते हैं। क्रिस रूम में जाता है और अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। क्रिस उसे लोगन के बारे में भी पहले ही बता चुका होता है। रॉड क्रिस को बताता है कि लोगन का असली नाम कुछ और ही है और वो कई दिनों से मिसिंग भी है। क्रिस का शक अब पक्का होने लगता है और इसी के बीच वो एक अलमारी से कुछ फ़ोटोज़ निकालता है। इन फोटोज़ में रोज़ के 7 ब्लैक लड़के ही होते हैं और आखिर में 2 तस्वीरों में क्रिस देखता है जॉर्जियाना और वॉल्टर को। अब क्रिस समझ जाता है कि इस जगह कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है और वो बहुत ही जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता है। क्रिस रोज़ के आते ही उसे कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा और वो नीचे चले जाता है। घर के मेन डोर पर जेरेमी एक डंडे के साथ खड़ा होता है और साथ ही वहाँ पर डीन और मिसी भी होते हैं। क्रिस रोज़ पर चिल्लाता है कि कार की चाबी कहाँ पर है और तभी पता चलता है कि रोज़ भी इन सब प्लानिंग में शामिल थी। क्रिस जेरेमी को धक्का देकर भागने लगता है पर मिसी अपना कप उठाती है और क्रिस को हिप्नोटाइज कर संकन प्लेस में पहुंचा देती है। दूसरी तरफ रॉड जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, वो अपने दोस्त को प्रॉब्लम में पड़ने से पहले ही बचाना चाह रहा होता है। रॉड पुलिस के पास भी जाता है पर पुलिस वाले उसका मजाक बनाकर उसको घर भेज देते हैं। वापस आते हैं क्रिस पर जिसे एक सीक्रेट रूम में चेयर से बांधा गया है। उसके सामने एक विंटेज टेलीविज़न होता है और उसमें एक वीडियो चल रहा होता है। इस वीडियो में रॉस के ग्रैंडफादर होते हैं जो किसी कल्ट ग्रुप का हिस्सा हैं और किसी प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस के होने के बाद कोई भी मरता हुआ इंसान अपनी कॉन्शियसनेस किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है। अब क्रिस समझ जाता है कि डीन जो कि एक न्यूरोसर्जन है वो यही प्रोसेस करते आए होंगे। एनीवे, क्रिस इस विंटेज टीवी में से उस अंधे आर्ट डीलर से भी बात करता है जिससे वो गार्डन में मिला था। वो क्रिस को बताता है कि ऑपरेशन होने के बाद वो क्रिस की बॉडी में रहेगा और क्रिस का कुछ हिस्सा जिंदा होगा पर वो हिस्सा उसी दिमाग में बसी संकन प्लेस में होगा जिसे मिस्सी ने क्रिस को हिप्नोटाइज कर बनाया था। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है,
दूसरे स्टेप में जो कि अभी चल रहा है, यानी कि इंसान को सब कुछ सच बता दिया जाता है। और तीसरे स्टेप में जब डीन ऑपरेशन कर ब्रेन ट्रांसप्लांट करेगा। एनीवे, क्रिस अपना दिमाग चलाता है और सोफे की फॉर्म निकाल लेता है। इससे होता यह है कि जब मिसी उसे बेहोश करने के लिए कप बजाती है, तब क्रिस सिर्फ बेहोश होने का नाटक करता है। जेरेमी क्रिस को लेने आता है, पर क्रिस उसे घायल कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद क्रिस डीन पर हमला करता है और उसे मार ही डालता है। हिप्नोटाइज करने की कोशिश में मिसी भी क्रिस के हाथों मारी जाती है। क्रिस घर के बाहर जाने ही लगता है, पर जेरेमी फिर से आ जाता है, पर क्रिस इस बार जेरेमी का काम तमाम कर देता है। क्रिस को रोकने की कोशिश जॉर्जिया भी करती है, जो असल में रॉस की ग्रैंड मदर है। जॉर्जिया भी एक्सीडेंट में मारी जाती है। रॉस अपनी शॉर्ट गन से क्रिस पर हमला करती है, पर पीछे से वॉल्टर भी आ जाता है। वॉल्टर की बॉडी में रॉस के ग्रैंडफादर हैं। क्रिस मोबाइल के फ्लैश की मदद से वॉल्टर का असली कॉन्शियसनेस बाहर ले आता है। वॉल्टर शॉटगन से रॉस पर गोली चलाता है और फिर खुद को मारकर आज़ाद हो जाता है। क्रिस भी मरती हुई रॉस को गला घोटने लगता है। तभी एक कार आती है और इस कार से रॉड निकलता है। क्रिस और रॉड मरती हुई रॉस को छोड़कर चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और साथ ही साथ ये वीडियो भी।